आपको पता है कि नंबर्स और स्ट्रिंग्स सिर्फ स्टेट के अंदर नहीं अपडेट होती, आप स्टेट के अंदर हर चीज अपडेट कर सकते हो। देखो मोस्टली आपको इतना ही पता होगा कि सेट नंबर, नंबर प्लस वन, नंबर प्लस वन, नंबर प्लस वन, मतलब कि स्टेट के अंदर आप सिर्फ एक नंबर्स को अपडेट कर रहे हो, या फिर आपको पता होगा कि स्टेट के अंदर आप स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हो। नहीं, बट आप स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स, एरेज, फंक्शंस कुछ भी अपडेट कर सकते हो। द पॉइंट इज कि जो स्टेट होता है वो एक वैल्यू होल्ड करता है, और जब उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है दूसरी वैल्यू के साथ तो वो रेंडर करता है। इतनी सी चीज आपको समझनी है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था क्यू करने को, कि सीरीज के अंदर जब हम क्यू करते हैं स्टेट अपडेट्स को तो वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, वो लास्ट वीडियोस के अंदर था। मतलब कि अगर आप एक बटन पे क्लिक कर दो तो एक साथ अगर आप एक से ज्यादा स्टेट अपडेट करते हो तो वो क्यू हो जाता है। ये सिर्फ चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाई है। बट इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कैसे हम एरेज को हैंडल करेंगे स्टेट के अंदर, जो बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अगर आपको लेट सपोज एक फॉर्म की वैल्यू लेनी हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक कोई लॉगिन फॉर्म बनाते हो, कोई साइन अप फॉर्म बनाते हो, कोई डिलीवरी फॉर्म बनाते हो, ठीक है, हर तरह के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वो जब आप रिएक्ट के अंदर बनाते हो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल बिगिनर, वेरी बिगिनर डेवलपर क्या करेगा, हर एक फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स हैं उनके लिए एक स्ट्रिंग वैल्यू या फिर एक नंबर वैल्यू के नाम से एक वो बना देगा स्टेट। बट रियल वन क्या करेगा, वो एक ही स्टेट बनाएगा और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म की वैल्यूज के साथ कंबाइन रहेगा। अब इसी चीज को करने के लिए आपके पास क्या आती है, अपडेटिंग, या फिर आप कह सकते हो अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट्स। हम बेसिकली समझ सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये देखिए। ओके, तो हम आज समझेंगे ऑब्जेक्ट। आपको पता ही है, देखो एक मैं आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है और क्या समझना है उस चीज को समझने के लिए जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपको पता ही है कि एक ऑब्जेक्ट कैसा होता है। ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं जैसे कि नेम और हिमांशु, राइट, और क्लास 12, रोल नंबर 13। तो मैंने ये क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। सेम मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऐसे आप एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूनिक चीज होती है जिसको बोलते हैं म्यूटेबल। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। मतलब कि एक लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि जिसके अंदर क्या लिखा, नेम हिमांशु, क्लास नेम 12, रोल नंबर 30। तो एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूं, ओबीजे डॉट नेम, तो आपको क्या मिलेगा, हिमांशु मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप लिख देते हो ओबीजे डॉट नेम इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे होगा क्या, जो नेम की वैल्यू है वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती है, म्यूटेबिलिटी होती है। क्या होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, म्यूटेबिलिटी होती है। ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। ठीक है, रीजन आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं म्यूटेबल होते हैं, राइट। बट हम क्या समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन म्यूटेबल होते हैं। मतलब होते तो मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के हिसाब से चलूँ तो म्यूटेबल है वो, बट रिएक्ट के अंदर भी वो म्यूटेबल हैं अभी भी। बट आपको क्या समझना है कि वो क्या है, नॉन म्यूटेबल है। ये आपका फर्स्ट रूल है। अगर आप रिएक्ट के अंदर जो स्टेट है उसके अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट हैंडल करना है तो आपको यही समझना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन म्यूटेबल होते हैं। ओके, अब नॉन म्यूटेबल है तो उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम को आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर अगर मुझे अपडेट करना हो कुछ तो हम क्या करेंगे, देन रिप्लेस। आपको पता ही है ये सबसे मेन चीज है कि जो स्टेट होती है उसके अंदर आप वैल्यूज को रिप्लेस करते हो, राइट। जैसे कि सेट नंबर आपके लिखा था 0, तो आपने लिखा सेट नम 1, आपने लिखा सेट नम 2, तो आप वैल्यूज को रिप्लेस तो कर रहे हो। 0 को हटा के 1 लिख दिया, 1 को हटा के 2 लिख दिया, राइट। यही सेम चीज है, आपने क्या करा, यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपको कि आप क्या करोगे, पुराने ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करोगे। जैसे कि मैंने लिखा है सेट नम, और मैं उस ऑब्जेक्ट के साथ इसको रिप्लेस करूंगा। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने बोला कि क्लास नेम और रोल नंबर तो सेम रहेंगे, ठीक है, बस आपको क्या करना है, नेम की वैल्यू ही तो चेंज करनी है। तो आपने क्या करा, नेम की वैल्यू लेट्स सपोज नई चीज लिख दी कोई, और क्लास नेम भी वही लिख दिया, रोल नंबर भी वही लिख दिया। तब होगा क्या, एट द एंड उसका जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा नए ऑब्जेक्ट के अंदर जिसमें जो नेम की वैल्यू है वो चेंज हो रखी है। तो यही आपको याद रखना है कि जब भी आप स्टेट अपडेट करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है, ना कि आप म्यूटेबल समझ के ऑब्जेक्ट डॉट नेम करके वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, यही आपको जब तक आप स्टेट पढ़ के आ रहे हो आपको चीज समझ आ गई होगी कि आप हमेशा स्टेट के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करते हो नई वैल्यू के साथ, और जब वो रिप्लेस हो जाती है फाइनली तो वो क्या करती है, रेंडरिंग करती है। रेंडरिंग, तो वो रेंडरिंग प्रोसेस होती है। अब रेंडरिंग प्रोसेस जब होती है तो वैल्यू अपडेट होगी, वहां पे दिख जाती है।
होती है। बट अगर आप जैसे ऑब्जेक्ट डॉट नेम करोगे तो रेंडरिंग प्रोसेस कट जाएगी, मतलब आपको जो सेट नेम का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, राइट, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं होगा। पर आपको पता है कि एक स्टेट के अंदर जो फर्स्ट चीज होती है जो कि होती है वेरिएबल, और सेकंड चीज होती है उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए फंक्शन। बट अगर आप बिना फंक्शन यूज करे उस वैल्यू को अपडेट करोगे तो आपका री रेंडरिंग प्रोसेस नहीं होगा और डायनेमिक अपडेट्स वहीं पे रुक जाएंगे। तो दैट्स वाई आपको यही समझना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो नॉन म्यूटेबल हैं। दैट्स वाई आपको जो अपडेटर फंक्शन है वही यूज करना है और आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है। इज दैट क्लियर? तो यही चीज आपको हमेशा याद रखनी है स्टेट्स के अंदर, ठीक है, जब भी आप मतलब ऑब्जेक्ट के साथ हैंडलिंग करते हो, ठीक है। अब मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ा देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मेरा ही ज्ञान लो आप, मतलब मैं आपको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो भी जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वही कहती है, ठीक है। तो स्टेट कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट वैल्यू इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स, बट यू शुड चेंज ऑब्जेक्ट दैट यू hold the React state directly. Instead, when you want to update an object, you need to create a new one or make a copy of an existing one and then set the state to use that copy. What is mutation? You can store any kind of JavaScript value in state like this: x state x, set x, use state 0. So far you have been working with numbers, strings and booleans. अभी तक हमने किसके साथ काम करा? numbers के साथ, booleans के साथ, strings के साथ, right? These kinds of JavaScript values are immutable. आपको पता ही है कि जो strings होते हैं, numbers होते हैं, boolean values होते हैं, वो obviously वो पहले से ही immutable होती है, meaning unchangeable और read only. You can trigger a re-render to replace a value. मतलब कि आप क्या कर सकते हो, re-render ट्रिगर कर सकते हो अगर आपको वैल्यू का क्या करना है, रिप्लेस करना है। जैसे लेट्स सपोज आपने लिखा set x 5, तो वैल्यू जो है x की वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? 5 के साथ। The x state changed from 0 to 5, but the number 0 itself did not change. It's not possible to make any change to the built-in primitive values like numbers, strings and booleans in JavaScript. Now consider an object in state, like we have position. In set position we have use state x, y, 0, okay, x0 and y0, ये एक object है। Technically it is possible to change the contents of the object itself. This is called a mutation. Like आपने लिखा कि position.x आप change कर सकते हो। However, although objects in React state are technically mutable, you should treat them as if they were immutable. आपको क्या ट्रीट करना है कि वो क्या है? इम्यूटेबल है, लाइक नंबर्स, बूलियंस एंड स्ट्रिंग्स। इंस्टेड ऑफ म्यूटेटिंग देम यू शुड ऑलवेज रिप्लेस देम। आपको इंस्टेड की वो आप उसको म्यूटेट करो, आपको हमेशा उसको रिप्लेस करना, जैसे कि मैंने आपको बोला भी, ओके। ट्रीट स्टेट एज रीड ओनली, मतलब कि आपको यही स्टेट को ट्रीट ऐसे करना है कि वो क्या है? एक रीड ओनली वैल्यू है। मतलब कि जैसे पोजीशन है, सेट पोजीशन है, यूज स्टेट इधर आप लिख दे एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर x0 एंड y0, तो आपको यही समझना है कि जो वैल्यूज हैं वो क्या है? रीड ओनली है, मतलब आप उसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग्स होती हैं वो नॉन म्यूटेबल होती हैं, नंबर्स नॉन म्यूटेबल होते हैं, बुलियंस नॉन म्यूटेबल होते हैं, राइट। सेम तरीके से आपको यही समझना है कि जो पोजीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नॉन म्यूटेबल वैल्यू है, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, यही है द प्रॉब्लम इज विद द बिट ऑफ दिस कोड। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। इन्होंने क्या कराया है, यहाँ पे एक div टैग है, आपको दिख रहा होगा div टैग है ना, ये div टैग दिख रहा है, ठीक है। div टैग, उसके अंदर क्या है? एक स्टाइल है जिसकी जो विड्थ है, आप अगर इसकी div टैग की अगर पहले स्टाइलिंग देखोगे तो इसकी विड्थ कितनी है? 100 VW 100 VH, और पोजीशन कर रखी है इसने रिलेटिव। और उस div टैग के अंदर एक और div टैग है जिसकी स्टाइल क्या है? बैकग्राउंड कलर क्या है? रेड, और बॉर्डर रेडियस दिस। ट्रांसफॉर्म करेंगे हम position.x position.y। लेफ्ट के अंदर अभी वो है -10, टॉप के अंदर -2 -10, विड्थ 20, हाइट 20। मतलब कि मैं आपको अगर सीधा सीधा बताऊं, इसके लिए आपको CSS का ज्ञान होना चाहिए, मेरे को समझ आ गया, बट मैं CSS की तरफ जाना नहीं चाहता। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि ये जो एक सर्कल सा बना हुआ है, तो होगा क्या कि जब भी इस div के अंदर जब ऑन पॉइंटर मूव, मतलब कि जब भी माउस मूव करेगा तब ये जो इवेंट है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। जैसे ऑन क्लिक होता है ना, ऑन क्लिक में क्या होता है? जब भी एलिमेंट पे क्लिक होता है तब वो ट्रिगर होता है, राइट। हम ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसे ही मैंने इसमें लगा दिया ऑन पॉइंटर मूव, मतलब कि जब भी इस पे पॉइंटर मूव करेगा तब ये ट्रिगर होगा, तो ये तब ट्रिगर होगा। उसके अंदर जो ई की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इवेंट, राइट। तो इवेंट से मैं निकाल सकता हूँ कि जो भी इवेंट हो रहा है, मतलब कि उस इवेंट से मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा जो माउस है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, कहीं भी है, तो मैं निकाल सकता हूँ ई डॉट क्लाइंट एक्स और ई डॉट क्लाइंट वाई क्या है, ठीक है। और उसको मैं चेंज कर रहा हूँ किसके साथ? पोजिशन डॉट एक्स पोजिशन डॉट वाई। एक तरह से मैं समझ रहा हूँ कि जब मैं इसको यहाँ पे पॉइंटर को मूव करूंगा तब एक फंक्शन चलेगा जिसमें से मेरी पॉइंटर की जो करंट वैल्यू है वो निकलेगी, और उस करंट वैल्यू के साथ एक्स और वाई एक्सिस में पोजीशन की जो एक्स है, पोजीशन की जो वाई है वो चेंज होगी। अगर वो चेंज होगी तो आपको पता ही है यहाँ पे एक पोजीशन के अंदर एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं? उस एलिमेंट को कहीं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि जैसे वो यहाँ है या फिर यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, कहीं भी चले जाए, तो ऐसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते
सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन डॉट एक्स एंड पोजीशन डॉट वाई। अब पॉइंट यहाँ पे होता क्या है कि जब आप वैल्यूज को डायरेक्ट अपडेट करते हो, रीजन आपको समझ आ रहा है कि जो पोजीशन है वो एक ऑब्जेक्ट होल्ड करते हैं, तो आपने क्या सोचा होगा कि यार पोजीशन डॉट एक्स है उसको चेंज कर दो, राइट, ऐसे आपने सोचा होगा पोजीशन डॉट वाई है आप उसको चेंज कर दो, है ना। बट यहाँ पे होता क्या है कि मेरे भाई वो ई डॉट क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई के साथ आप चेंज तो कर रहे हो, पर यहाँ पे आपने उसको अपडेट नहीं करा। वैल्यू तो अपडेट हो रही होगी, बट क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट अपडेट कर रहे हो तो एक मेन चीज रुक गई जिसको बोलते हैं रेंडरिंग। यहाँ पे क्या रुक गई, री रेंडरिंग रुक गई, है ना। तो इसकी जगह पे आपको क्या करना था, सेट करना था, सेट पोजीशन। आप जब सेट पोजीशन करोगे तब होगा सही, मतलब कि हर बार आपको नए ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू रिप्लेस करनी है। दैट्स वाई जैसे आपको देखो यहाँ दिख भी रहा है कि अगर आप डायरेक्ट अपडेट करोगे तो वैल्यू अपडेट ही नहीं हो पा रही, पर जब तक आप इसको नए ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस नहीं करोगे तब तक, मतलब कि एक तरह से कह लो कि जब जब पॉइंटर मूव होगा तब तब एक नया ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा पुराने ऑब्जेक्ट के साथ, और जब एक ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेगा वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका स्टेट जो है वो री रेंडरिंग प्रोसेस चलाएगा, और री रेंडरिंग प्रोसेस इतनी स्पीड होगी कि आपके पॉइंटर के साथ ये रेड सर्कल मूव करेगा, ठीक है। ये चीज होती है चीजों के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्जन दिखाता हूँ। तो मेरा को आपको बहुत सिंपल चीज आता हूँ मैं भी, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से, ठीक है। हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, तो अभी के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं मेन डॉट JSX के अंदर, और यहाँ पे अभी हम जैसे ऐप को रेंडर करा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म लिख लेता हूँ, या फिर चलो ऐप ही लिख लेते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एडवांस कोड नहीं करना चाहता मैं, यहाँ पे ऐप को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और ऐप के अंदर मैं एक फॉर्म को बना लेता हूँ, राइट, ये आपको पता ही है कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, है ना। तो मैं एक बहुत बेसिक ही फॉर्म बना देता हूँ, जैसे कि एक इनपुट टैग, क्लियर, और एक मेरे पास होगा फिर से इनपुट, ठीक है। मेरे पास दो तरह के इनपुट्स हैं, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ जिससे यूजर को दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे अपना नाम डालो, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से एक प्लेस होल्डर लगा के लिख देते हैं एंटर ईमेल, ठीक है। और मैं अपनी एप्लीकेशन को अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे इन दोनों की वैल्यूज को एक ही स्टेट के अंदर उठाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो इन वैल्यूज को लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो वो स्टेट के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए लेट करा मैंने, और यहाँ पे लिखा फॉर्म, और मैंने लिखा सेट फॉर्म, ठीक है। आपको पता है स्टेट ऐसी बनती है। तो यूज स्टेट के अंदर अब मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट रखूंगा। अब मैं इनको कंबाइन करके एक साथ वैल्यूज को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब एक साथ वैल्यू को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रहेगा नेम, रहेगा जो बाय डिफॉल्ट हम ब्लैंक ही रखेंगे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, ब्लैंक, और ईमेल भी क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, जब इनपुट पे आएगा ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज पे आपको पता ही है ऑन चेंज लगता है, ये आपको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। ऑन चेंज पे आपको पता ही है कॉल बैक फंक्शन हम देते हैं, तो हम कॉल बैक फंक्शन दे देंगे, और ऑन चेंज पे आपको इवेंट भी मिलता है, तो ईव से आपको पता ही है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आप करंट वैल्यू निकाल सकते हो कि इनपुट पे क्या करंट वैल्यू है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर दोगे, सेट फॉर्म करके ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करोगे। अगर लेट सपोज अगर आप सोचते हो कि डायरेक्ट कर दूं मैं, तो यहाँ पे सोचो ना, मतलब देखो कोड को रटो मत, यहाँ पे सोच के देखो कि अगर आप करते हो सेट फ्रॉम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो आपकी जो भी वैल्यू है आप उसको रिप्लेस कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट के साथ, नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करो, राइट। बट मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरे भाई ऐसा कुछ करना है कि वैल्यूज ऑब्जेक्ट नए ऑब्जेक्ट के साथ बन के रिप्लेस हो, मतलब कि सेट फॉर्म के अंदर मैंने एक नया ऑब्जेक्ट डाला, और उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वैल्यू के, और उसके अंदर जो ईमेल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ईमेल आप लगा सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फॉर्म का डॉट ईमेल, मतलब कि ईमेल तो ईमेल के बराबर है फॉर्म के अंदर जो भी ईमेल है, बट जो नेम हुआ वो क्या होगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हो गया। क्या बात आपको बहुत इजीली समझ आ रही होगी, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम बेसिकली एट द एंड क्या कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू आएगी हम उसके साथ एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उस पुराने ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट के साथ बार बार रिप्लेस करेंगे। जब जब ऑन चेंज पे क्या होगा, सेट फॉर्म होगा, उसके अंदर जो नेम की वैल्यू है वो नहीं बनेगी, और ईमेल वही रहेगी, और एक नया नया ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता रहेगा पुरानी वैल्यूज को, ठीक है। तो ऐसे ही एक इनपुट टैग के अंदर भी होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, दूसरे वाले इनपुट के अंदर ऑन चेंज पे हम लेंगे दिस, और सेट फॉर्म के अंदर हम लिख देंगे फिर से। अब यहाँ पे हमको नेम तो अपडेट करना नहीं, नेम तो किसके बराबर हो जाएगा, नेम हो जाएगा नेम के, ठीक है। बट यहाँ पे जो ईमेल है वो किसकी जाएगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
बहुत सिंपल, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जब आप एक फॉर्म को, एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को अपडेट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म को अपडेट कर रहे हैं, बट हम उसको नए ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग जो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्लियर? अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करो, जो बटन है ना, बटन सबमिट, उसके ऑन क्लिक पे आप क्या करो, सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन चलाओ और उसमें क्या कर दो, console डॉट लॉग, ओ, ठीक है, क्लियर है। और नेम के अंदर मैं लिख दूँ हिमांशु, और ईमेल के अंदर लिख दूँ मैं मल्होत्रा cam@gmail.com। सबमिट करने पे आपको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ को ले पा रहा है, बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट को हैंडल करना, ठीक है। आप ये समझ गए होगे, बहुत बेसिक मैंने चीज़ आपको यहाँ पे समझाई है। दिस कोड मॉडिफाइज द ऑब्जेक्ट असाइन टू पोजीशन। देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, ऑन पॉइंटर मूव पे अब एक डायरेक्ट अपडेट करे थे तो चलेगा नहीं इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सेट पोजीशन लगाई जिसके अंदर ई की वैल्यू से क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई निकाल रहे हैं और एक्स वाई के साथ अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करते टाइम ये नए ऑब्जेक्ट के साथ इसको बार बार रिप्लेस कर रहे हैं। जब जब पॉइंटर मूव होगा तब एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू होगी, उससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। इसको बोलते हैं कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं स्टेट के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा भी है, रिप्लेस पोजीशन विथ दिस न्यू ऑब्जेक्ट एंड रेंडर दिस कंपोनेंट अगेन। आपको पता ही है कि जब हम सेट नंबर यूज करेंगे तब ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा। जब हम सेट, लेट्स सपोज हमने लिखा सेट फॉर्म, सेट फॉर्म लिखा था हमने, है ना, तो सेट फॉर्म के अंदर हमने नया ऑब्जेक्ट पास करा। अब जब नया ऑब्जेक्ट जाएगा तब क्या होगा, एक कंपोनेंट री रेंडर होगा, जो कंपोनेंट री रेंडर होगा, और कंपोनेंट जब री रेंडर होगा तभी आपकी स्टेट की जो है अपडेटेड वैल्यू वो स्क्रीन पे आएगी। यही मेन चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है। कॉपिंग ऑब्जेक्ट विद स्प्रेड सिंटेक्स। अब स्प्रेड सिंटेक्स क्या है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने अब एक फॉर्म को हैंडल करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो मैं हैंडल फर्स्ट नेम चेंज लिखूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम ई डॉट आगे डॉट वैल्यू होगा। हैंडल लास्ट नेम के अंदर क्या होगा, पर्सन डॉट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम पर्सन डॉट ईमेल, है ना। बट हमें इसको ऐसे थोड़ी हैंडल करना है, राइट। हमें क्या करना है, इसको नहीं ऐसे करना, बल्कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सेट पर्सन डॉट 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 पर्सन। आपको पता ही है डॉट 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 पर्सन से लिखने से क्या होता है, जो भी पर्सन की जो वैल्यू है उसकी इनर वैल्यूज वो स्प्रेड हो जाती हैं यहाँ पे। एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो सारी की पुरानी पुरानी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी कॉपी हो गई। बट मेरे केस में मैंने क्या करा था, मैंने थोड़ा इजीली, अभी क्योंकि दो दो ही चीज़ थी, तो मैंने क्या करा, नेम की वैल्यू कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ईमेल की जो वैल्यू थी वो फॉर्म की डायरेक्ट उठा ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो चल गया था। बट अगर आपके पास 10 से 15 फील्ड्स होंगी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस टाइम पे आप हर एक फील्ड में ये थोड़ी लिखने बैठोगे कि फॉर्म डॉट ईमेल फॉर्म डॉट ईमेल फॉर्म डॉट ईमेल। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्प्रेड सिंटेक्स यूज कर सकते हो। स्प्रेड सिंटेक्स क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारी जितनी भी वैल्यूज हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, की वैल्यू पेयर्स जितने भी हैं, उन सबको यहाँ पे कॉपी कर देगा ऑटोमेटिकली। और आपको पता ही है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है, लेट्स सपोज मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेम कीज हैं, सेम की, जैसे एक की है ना, एक नेम की है एक ईमेल की है, ये सेम नाम की नहीं हो सकती। मतलब जब आपने ओल्ड प्रॉपर्टीज को कॉपी करा तो उसके अंदर नेम भी आया होगा, बट फिर आपने जब कोमा लगा के नेम लिखा, मतलब कि ऐसे नेम की वैल्यू चेंज करी होगी, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नेम ये रहेगा, क्योंकि जो आपको नई चीज़ है ना वो रहेगी, मतलब कि ये रिप्लेस हो जाएगा। जो पुरानी ओल्ड फील्ड्स के अंदर जब नेम नाम की आएगी तो वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमने नेम को दोबारा से सेटअप कर दिया, तो पुराना नेम हट जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास नेम को हटा के और सब चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। तो मैं आपको बैकग्राउंड लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको कोई रटवा नहीं रहा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ताकि आपको जब नई लॉजिक बनाने हो तब आपको आसानी हो, ठीक है। अब ये है कॉपी द ओल्ड फील्ड्स, ऐसे ही हमने क्या करा, बट ओवरराइड दिस। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने क्या करा, ओवरराइड कर दिया फर्स्ट नेम को, ठीक है। हमारी सारी फील्ड्स तो कॉपी होंगी, उसके अंदर फर्स्ट नेम भी आएगा पुराने वाला, बट हमने फिर से फर्स्ट नेम लिख के क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। नाउ द फॉर्म वर्क्स। Notice how we didn't declare a separate state variable for each input field. For large forms, keeping all data grouped in object is very convenient as long as you update it correctly. जैसे कि मेरे पास लिखा है पर्सन सेट पर्सन यूज स्टेट, पर्सन के अंदर क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो हमने क्या करा है, हैंडल फर्स्ट नेम चेंज के अंदर सेट पर्सन करा डॉट 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 पर्सन, और इसके अंदर फर्स्ट नेम को अपडेट करा ई डॉट आगे डॉट वैल्यू। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम अपडेट कर रहे हैं, बट पुरानी फील्ड्स हमें सारी की सारी ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई। ऑटोमेटिकली कॉपी होने के बाद एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर पुरानी फील्ड्स तो हैं जो भी हैं, बट उसके अंदर फर्स्ट नेम हमने अपडेट कर दिया। सेम विद हैंडल लास्ट नेम चेंज, हैंडल ईमेल चेंज के साथ कर दिया, सेम चीज़। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, कुछ नहीं है इसमें। अपडेटिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में भी सेम है। देखो इसमें बहुत सिंपल है, आप लॉजिक लगा के देखो, बहुत इजी है। सेट पर्सन के अंदर आप लिखा डॉट 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 पर्सन, तो कॉपी करेंगे और फील्ड्स को, ठीक है। बट रिप्लेस द आर्ट वर्क, आर्ट वर्क को रिप्लेस करेंगे। फिर से हमने क्या करा, आर्ट वर्क एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या करा, डॉट 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 पर्सन डॉट आर्ट वर्क, तो हमने फिर से आर्ट वर्क के अंदर जो ऑब्जेक्ट है पर्सन, उसके अंदर जो आर्ट वर्क है उसके अंदर की वैल्यूज को हमने कॉपी कर लिया, और फिर से हमने ओवरराइड कर दिया सिटी को न्यू दिल्ली के साथ। इजी, मतलब सिंपल लॉजिक लगाना है, ऐसे कोई रटने का सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे आप रिकैप करो,
और ईमर नाम की चीज़ आएगी, आप इसको छोड़ सकते हो, कोई अभी इतनी जरूरत नहीं है ईमर को यूज़ करने की, ठीक है। आप रिकअप करो और चैलेंजेस को करो, बहुत ईजी है। आप चैलेंजेस ट्राई करके देखो, जब तक होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।